बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 7 फरवरी है, दिन है पीर का और साल 2022। आज के इस प्रोग्राम में दो बड़ी अहम ख़बरों पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। आज की हमारी जो पहली ख़बर है वो नाज़रीन दरअसल 3 पॉइंट्स पर मुश्तमिल है और उसका पहला नुक्ता ये है कि जस्टिस काजी फ़ाइसा केस के तहरीरी तफसीली फ़ैसले के बाद अटॉर्नी जनरल के मुस्तफ़ी होने का मामला क्या है। दूसरा पॉइंट यह है कि गलत बयानी पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने किस वफाकी वज़ीर की सरज़निश की है और उस वज़ीर की जानिब से किस किस्म की गलत बयानी अपने वज़ीर आज़म के साथ की गई। तीसरा नुक्ता यह है कि कप्तान के किस खिलाड़ी ने किस मामले पर झूठे सहाफ़ियों को आईना दिखाया है। इन तीनों पॉइंट्स की जो तफसीलात हैं वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे हम आज की अपनी तीसरी खबर से, जो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बुरी खबर सामने आई है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने DI खान से, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेयर के उम्मीदवार थे उमर अमीन गंडापुर, उन्हें नाअहल करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप तमाम नाज़रीन को ये बताना ज़रूरी है कि इस फैसले के बाद जो मीडिया के ज़रिए एक मायूसी फैलाई जा रही है, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पे, कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद जो DI खान का मैदान है मेयर के इलेक्शन से मुतल्लिक वो बाकी सियासी जमातों के लिए खाली हो चुका है। तो नाज़रीन ऐसा नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये जो फ़ैसला सुनाया है जिसके ज़रिए उमर अमीन गंडापुर को मेयर के इलेक्शन से नाअहल करार दिया गया है, मेयर का इलेक्शन लड़ने से रोक दिया गया है, इलेक्शन कमीशन का ये फ़ैसला हतमी नहीं है। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के ख़िलाफ़ हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े अहम ज़राए की जानिब से बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को जल्द जो है वो आइंदा 1 से 2 रोज़ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जाएगा और जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है उस फैसले पर अदालत से उज़्मा से दरख्वास्त की जाएगी कि इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को कलअदम करार देते हुए उनका जो उम्मीदवार है उमर अमीन गंडापुर, उसे मेयर का इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। तो इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो DI खान के मेयर का जो इलेक्शन है उस सिलसिले में दरवाजे बंद नहीं हुए। इस फैसले को आइंदा चंद रोज़ में PTI की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया जाएगा और इस केस को 13 फरवरी से पहले अदालत उज़्मा से दरख्वास्त की जाएगी कि इस मुकदमे का जो है वो जल्द अज जल्द है वो फैसला सुनाया जाए और 13 फरवरी के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को भी मेयर के लिए इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। तो ये तो नाज़रीन आज की हमारी दूसरी खबर होगी। अब हम बात कर लेते हैं जो आज की हमारी पहली खबर है, जिसके 3 पार्ट्स मैंने आप नाज़रीन के साथ 3 पॉइंट्स आप नाज़रीन के साथ डिस्कस किए हैं। उस खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले ये जो जस्टिस काजी फ़ाइसा का तफसीली तहरीरी फ़ैसला 29 जनवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किया गया और फिर जुमे के रोज़ इस केस का जो इख्तलाफी फ़ैसला था, जो 4 जज साहबान का फ़ैसला था, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर का इजाफी इख्तलाफी नोट भी सामने आया, मैंने बड़ा नोट किया है कि इस फैसले के बाद, तफसीली फ़ैसले के बाद और इख्तलाफी फ़ैसले के बाद लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है ताकि लोग जो हैं किसी हतमी फ़ैसले पर ना पहुंच सकें और इस फैसले में मुख्तलिफ तरह की तौजीहात निकाल के, हाफ इंफॉर्मेशन निकाल के लोगों के जो जहन है उससे पॉइज़न किया जा रहा है, उससे आलूदा किया जा रहा है। तो सबसे पहले जो दोस्त जस्टिस मुनीब अख्तर के इख्तलाफी नोट की बात करते हैं, मैं ज़्यादा आप नाज़रीन का वक्त नहीं लूँगा, जो असल मुद्दा है उस पर हम डायरेक्टली बात करेंगे। लेकिन जो बार बार जस्टिस मुनीब अख्तर के इख्तलाफी नोट की बात कर रहे हैं कि उसमें एक तो ये कह दिया गया कि जस्टिस मंजूर मलिक ने रिटायर्ड हो चुके थे, वो तफसीली फ़ैसले पर दस्तखत नहीं कर सकते थे। मैं कोशिश करूँगा कि क्लियर कर पाऊँ। नाज़रीन असल जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला होता है वो वही फ़ैसला होता है जो मुख्तसर फ़ैसला होता है, उसी फ़ैसले को असल फ़ैसला कहा जाता है। उसके बाद जो तफसीली फ़ैसला होता है वो दरअसल उसी मुख्तसर फ़ैसले की एक्सटेंशन होती है। लेकिन एक लम्हे के लिए अगर जस्टिस मुनीब अख्तर की जो राय है, हालांकि वो फ़ैसला नहीं, वो एक ओपिनियन है, उसे आप मान भी लें, दुरुस्त भी कर लें, दुरुस्त भी मान लें, तो उसके बाद भी अगर जस्टिस मंजूर मलिक को इस फैसले से निकाल भी दें, तब भी जो फैसला बचता है वो 5 जजेस का बचता है और दूसरी साइड पे 4 जज साहबान रह जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जस्टिस मंजूर मलिक को आप इस साइड से निकाल के दूसरी साइड पे डाल देंगे और पलड़ा 5-5 से बराबर हो जाएगा। ये असूल नहीं और इसका कोई जवाब नहीं बनता। अच्छा, जो जस्टिस मुनीब अख्तर के नोट को बार बार कह रहे हैं, तो फिर जो अक्सरियती फ़ैसला है 6 जज साहबान का, चाहे 5 जज साहबान का है, उसमें जैसे याया अफरीदी का भी एक नोट है। आपने अगर इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी है तो फिर पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन पास ऑन करें। अगर जैसे मुनीब अख्तर का जो नोट है वो बाइंडिंग हो सकता है इख्तलाफी राय होने के बावजूद,
तो फिर जस्टिस याहिया अफरीदी का जो नोट है जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुतल्लिक बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन दी गई हैं, वज़ीर कानून फ़रोग नसीम से मुतल्लिक ऑब्जर्वेशन दी गई हैं, शहजाद अकबर से मुतल्लिक ऑब्जर्वेशन दी गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बावजूद भी जो फ़रोग नसीम थे, शहजाद अकबर थे, उन्हें उनके ओहदों के ऊपर बरकरार रखा गया और उन्हें के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसमें वज़ीर इमरान खान भी इन्वॉल्व हैं और इस मामले के बड़े संगीन नताइज हो सकते हैं। ये राय दी गई जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से। तो अगर जस्टिस मुनीब अख्तर की जो राय है वो फैसला हो सकता है, तो क्या फिर जस्टिस याहिया अफरीदी का जो नोट है वो फैसला नहीं हो सकता? दोनों नाज़रीन जज साहिबान की राय है, उसे फैसला नहीं कहा जा सकता। ना मैं जस्टिस याहिया अफरीदी के इख्तलाफी नोट को सपोर्ट करता हूँ, ना ही मैं जस्टिस मुनीब अख्तर के इख्तलाफी नोट को सपोर्ट करता हूँ। वो एक जज साहिबान की राय है जिसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन जो फैसला है, अक्सरियती फैसला, उस पर किसी किस्म का असर जो है वो नहीं पड़ता। अच्छा, इसी तरह से मैं एक और चीज़ भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहूँगा। अच्छा चलें उसे आखिर में रख लगते हैं। जो असल बात है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ के तफसीली तहरीरी फैसले के बाद अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब के मुस्तफ़ी होने का मामला क्या है, ये आप नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन, जब सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून का 2020 का फ़ैसला दिया और उसके बाद फिर 26 अप्रैल 2021 को नज़रसानी की दरख्वास्तें एक्सेप्ट की गई, तो एक इजलास हुआ जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान मौजूद थे और उसमें यह बात की जा रही थी कि हमें सुप्रीम कोर्ट के 26 अप्रैल के फ़ैसले के ख़िलाफ़ क्रिएटिव रिव्यू यानी दूसरी नज़रसानी की दरख्वास्तें जो है वो दायर करनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब ने उस बात की मुखालफत की, मज़म्मत की। उनका ये कहना था कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट से एक फ़ैसला हो चुका है, नज़रसानी की जो दरख्वास्त है वो खारिज हो चुकी है, कानून और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स और आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप दूसरी नज़रसानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर करें। लेकिन फिर इस खदशे की बुनियाद पर अटॉर्नी जनरल भी राज़ी हो गए कि अगर जो तहरीरी फ़ैसला आता है उसमें अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ ऑब्जर्वेशन आ जाती है, उसमें सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ ऑब्जर्वेशन आ जाती है, तो हिफ्ज़े मुक़द्दम के तौर पर हम दूसरी नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो दायर कर देते हैं ताकि हमें मुस्तकबिल में फिर जो है वो पशेमान या पछताना ना पड़े। तो इस नुक्ते के ऊपर वो नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी गई और अटॉर्नी जनरल ने बड़ा श्योरिटी के साथ कहा था कि मुझे यकीन है कि तफसीली फ़ैसले में वज़ीर आज़म या सदर मुमलिकत के ख़िलाफ़ किसी किस्म की ऑब्जर्वेशन नहीं आएगी। और उन्हें यह भी कहा था कि अगर ऑब्जर्वेशन ना आई तो फिर हमें इस क्रिएटिव रिव्यू को सुप्रीम कोर्ट से वापस लेना होगा। और साथ ही अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा था कि अगर आप क्रिएटिव रिव्यू नहीं लेंगे, ऑब्जर्वेशन इमरान खान का खिलाफ ना आई, सदर मुमलिकत के खिलाफ ना आई और उससे प्रेस किया गया और मुझ पर दबाव डाला गया कि मैं फिर उसमें जाके पेश हूँ, तो मैं पेश नहीं होऊंगा। लेकिन ये यकीन दहानी अटॉर्नी जनरल ने ज़रूर कराई थी कि अगर इमरान खान के खिलाफ ऑब्जर्वेशन आई, अटॉर्नी जनरल अपना सदर मुमलिकत के खिलाफ आई, तो मैं खुद जाके इमरान खान का भी दिफा करूँगा, सदर मुमलिकत का भी दिफा करूँगा। लेकिन अगर ऑब्जर्वेशन नहीं आती, फैसले में, तफसीली फ़ैसले में इमरान खान के खिलाफ कोई बात नहीं की जाती, सदर मुमलिकत के खिलाफ कोई बात सामने नहीं आती, तो फिर इस क्रिएटिव रिव्यू को वापस लिया जाएगा। अगर वापस ना लिया गया तो फिर मैं पेश भी नहीं होऊंगा और फिर भी मुझ पर दबाव डाला गया तो फिर मेरी जो जिम्मेदारियां हैं वो तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मैंने कंटिन्यू करना है, नहीं कंटिन्यू करना। तो एक तरीके से उन्होंने अंदिया दे दिया था कि अगर ऑब्जर्वेशन ना आई इमरान खान के खिलाफ, वज़ीर आज़म के खिलाफ, सदर के खिलाफ, तो फिर भी मुझे अगर कहा गया कि इसमें आपने पेश होना है तो फिर मैं अपनी जिम्मेदारियां जारी जो है वो नहीं रख पाऊंगा। इसी तरह से जब ये तहरीरी तफसीली फ़ैसला आया तो वज़ीर आज़म की सरबराही में एक इजलास हुआ जिसमें अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे, जिसमें सेनेटर अली ज़फ़र भी मौजूद थे, जिसमें वज़ीर कानून फ़रोग नसीम भी मौजूद थे। तो एजी साहब ने और साथ ही साथ अली ज़फ़र साहब ने इमरान खान साहब से कहा कि फ़ैसला आ चुका है, फ़ैसले में आपके खिलाफ, सदर के खिलाफ कोई ऑब्जर्वेशन नहीं, तो हमें जो क्रिएटिव रिव्यू है उसे वापस ले लेना चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया कि अब ये मामला अदलिया का हो चुका है, हमारे पास जो अख्तियार था कि एक मवाद आया था, सही था, गलत था, हमने रेफरेंस बना के सुप्रीम कोर्ट के पास भेज दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसे कलअदम करार दे दिया, मामला एफबीआर को, सुप्रीम कोर्ट ने अपने सो मोटो अख्तियार के तहत एफबीआर को भिजवा दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना वो फैसला वापस ले लिया है, तो हमें इस मामले में नहीं पढ़ना चाहिए। हमने जो इन्फॉर्मेशन थी वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को दे दी, वो रेफरेंस कलअदम हो चुका है, हमारे जो जिम्मे काम था हम पूरा कर चुके हैं, हमें अदलिया के साथ किसी किस्म की महाजराई नहीं करनी चाहिए। इख्तलाफी नोट चाहे जो भी है उस पर यह भी कहा गया इस इजलास के अंदर अटॉर्नी जनरल की जानिब से और अली ज़फ़र की जानिब से कि अब अदलिया जाने, अदलिया का काम जाने, कोई नोटिस लेना है, कार्रवाई करनी है, नहीं करनी, हमें अदलिया के साथ किसी किस्म की महाजराई नहीं करनी चाहिए। हमें अब गवर्नेंस के ऊपर, डिलीवरी के ऊपर जो है फोकस करना चाहिए। लेकिन इसी मीटिंग में फ़रोग नसीम साहब ने कहा कि नहीं, हमें ये क्रिएटिव रिव्यू वापस नहीं लेना चाहिए। इसकी वजह क्या है? तो इस पर फ़रोग नसीम ने कहा कि मैं चूँकि वीडियो लिंक के ऊपर मौजूद हूँ, तो मैं इमरान खान साहब से कहा उन्होंने कि मैं आपके साथ बिल बिशाफा मुलाकात करूँगा और मुलाकात
करके आपको ये क्रेडिट रिव्यू क्यों वापस नहीं लेना, मैं इस पर आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगा। लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि इस इजलास में और इस इजलास से पहले इमरान खान कई मरतबा, 1 से 2 मरतबा फ़रोग़ नसीम के साथ गिला कर चुके हैं, शिकवा कर चुके हैं और उन पर बरहमी का इजहार कर चुके हैं कि जब ये मवाद आया था जस्टिस काजी फ़ाइज़ के लंदन की प्रॉपर्टी से मुतल्लिक, आपने उस वक्त चीज़ों को मिसमैनेज किया, आपने मिसगाइड किया जो मुतल्लिका इदारे थे, और जो रूट बनता था इस मामले को लेके आगे चलने का, आपने वो रूट अडॉप्ट नहीं किया जो आइन के मुताबिक तरीक़ाकार था, जो कानून के मुताबिक तरीक़ाकार था, और जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स कहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले कहते हैं, उसे फॉलो नहीं किया गया। और एक ऐसा जो है वो आपने हालात, एक सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर दिए जिससे अदलिया और जो हुकूमत थी वो एक दूसरे के आमने सामने आ गई। ये ज़रा की जानिब से बड़े वसूख के साथ बात की गई है कि इमरान खान साहब ने जो है अपने वफाकी वज़ीर की बड़े सख्त अल्फाज के साथ सरजनिश की है। और ये जो कहा जा रहा है कि अटॉर्नी जनरल की और जो अली ज़फ़र है उसकी सदा को, उनकी बातों को मुस्तरद कर दिया गया, वो बातें मुस्तरद नहीं हुई। इजलास आप कह लें कि अभी एक तरह से उसमें एक वक्फ़ा आया है। अटॉर्नी जनरल के बाद, अली ज़फ़र की राय के बाद, अब जब फ़रोग़ नसीम साहब इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे तब इमरान खान साहब की हतमी राय सामने आएगी। लेकिन मुझे बड़े वसूख के साथ पता है, बड़े यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उसमें राय वही इमरान खान साहब की सामने आनी है कि हमने अदलिया के साथ कोई महाज राय नहीं करनी। अगर इख्तलाफी फ़ैसले के बाद अदलिया अगर समझती है कि कोई नोटिस लेना है, कोई मवाद मौजूद है, तो ये अदलिया की अपनी ज़िम्मेदारी है। हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो चाहे सही थी गलत थी वो पूरी कर चुकी है। इसके बाद मैं आप नाज़रीन के साथ एक और चीज़ भी शेयर करना चाह रहा था, और वो चीज़ ये थी, अच्छा चलें उसको छोड़ें। वो जो फ़रोग़ नसीम साहब के इस राय के बाद जो अली ज़फ़र साहब की एक राय सामने आई है जिसमें वो जितने सहाफ़ी हैं जो इख्तलाफी फ़ैसले को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि ये मामला ज़िंदा हो गया है, मैं कैटेगोरिकली अपने नाज़रीन को बता रहा हूँ, ये एक अलग बहस है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब चीफ जस्टिस बने कि नहीं बनेंगे। बहुत सारे तो उस दावे कर रहे हैं, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। लेकिन ये मामला ख़त्म हो चुका है। इस मामले को लेकर अगर कोई मुकदमाबाजी करेगा, मुकदमाबाजी करने के लिए तमाम अदालतों के रास्ते खुले हैं, लेकिन इससे निकलेगा कोई नहीं। इससे निकलेगा तब जब जो अक्सरियती फ़ैसला है और जो अक़लियती फ़ैसला है उसकी रोशनी में अगर सरीना ईसा के ख़िलाफ़ FBI कोई नई कार्रवाई का आगाज़ करता है, और उस कार्रवाई में अगर लंदन की प्रॉपर्टी से मुतल्लिक़ कोई मवाद आ जाता है, चाहे उसी रिपोर्ट को रिप्रोड्यूस कर लिया जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, तो उसके बाद अगर डॉट्स जो हैं, जो कड़ियाँ जो हैं वो मिल जाती हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ के किसी इशू के साथ, तो फिर ये मामला किसी कानून के रास्ते पे चल के सुप्रीम जुडिशल कौंसल तक पहुँच सकता है। फ़िलहाल ऐसा कोई मवाद मौजूद नहीं जिस पर सुप्रीम जुडिशल कौंसल कार्रवाई कर सके। सदर मुमलिकत कोई नया रेफरेंस बना के भेज दें या सुप्रीम कोर्ट क्रिएटिव रिव्यू को एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि अगर क्रिएटिव रिव्यू को एक्सेप्ट कर लिया जाता है एक नज़रसानी की खारिज होने के बाद, तो फिर नवाज शरीफ भी सुप्रीम कोर्ट पहुँचेगा, फिर जहांगीर तरीन भी पहुँचेगा, और जितने वो लोग हैं जिनकी नज़रसानी की दरख्वास्तें ताहयात नाली के खिलाफ खारिज हो चुकी हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगी, और वो तमाम लोग भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे जिनकी नज़रसानी की दरख्वास्तें, चाहे वो आम साइलिन हैं, चाहे वो सरकारी मुलाजमीन हैं, चाहे वो जिस भी तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस भी तबके के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट में आएंगे कि हमारी भी नज़रसानी की दरख्वास्त खारिज हो गई थी, लेकिन चूँकि अब क्रिएटिव रिव्यू का एक नया कंसेप्ट आ गया है तो हमारी दरख्वास्तों को भी क्रिएटिव रिव्यू को एक्सेप्ट किया जाए, तो एक तरह से अदालत उज़्मा में एक नया फ्लड गेट खुल जाएगा। और गालिब इम्कान, यकीन के साथ कह रहा हूँ कि कभी भी सुप्रीम कोर्ट जो है क्रिएटिव रिव्यू को पजीराई नहीं बख्शेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि कप्तान के किस खिलाड़ी ने किस मामले पर झूठे सहाफ़ियों को आईना दिखाया है। ये नाज़रीन राय है बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की, जिन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का दिफा किया है, और वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो अक्सरियती फ़ैसला है वो फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त है। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि इस फ़ैसले में किसी किस्म का कोई सुकम नहीं। FBI कानून के मुताबिक अक्सरियती फ़ैसले में कह दिया गया है कि शहरियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकता है, किसी जज की अहलिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकता है, तो इसमें कोई ऐसा इबाम नहीं कि इसके ऊपर इस फैसले को कहा जाए कि फ़ैसला दुरुस्त नहीं। अली ज़फ़र ने यह भी कहा कि अपने फ़ैसले के अंदर कि मुल्क के अंदर दो कानून हैं। एक कानून जो है वो अरकान पार्लिमान के लिए है कि उन्होंने अपने गोशवारे अपने बच्चों और अपनी अहलिया के गोशवारे ज़ाहिर करने हैं। दूसरा कानून आम शहरियों के लिए है, और आम शहरियों के कानून के मुताबिक ही जजेस को डील किया जाता है, और आम शहरियों के लिए लाजम नहीं कि अपने टैक्स गोशवारों में अपनी अहलिया और बच्चों के जो असासे हैं उससे डिक्लेयर करें। और आखिरी जो बात अली ज़फ़र साहब ने की, उनका ये कहना था कि अगर हुकूमत ये चाहती है कि जजेस भी
पार्लिमान की तरह अपने बीवी और बच्चों के साथ से, चाहे वो ज़ेर कफ़ालत हैं, ज़ेर कफ़ालत नहीं है, वो भी ज़ाहिर करें। तो इसके लिए जो कानून है जो पार्लिमान के ऊपर लागू है, एक तरमीम की जाए और उसी कानून को जजेस के ऊपर भी लागू कर दिया जाए। तो उसके बाद फिर जजेस भी ये अपने असासे, अपनी अहलिया और बच्चों के असासे डिक्लेयर करने के पाबंद होंगे। फिलहाल ऐसा कोई कानून नहीं कि जजेस को कहा जाए कि आप अपनी अहलिया और बच्चों के असासे, चाहे वो ज़ेर कफ़ालत हैं, ज़ेर कफ़ालत नहीं है, उसे ज़ाहिर करें। ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं। तो आप नाज़रीन से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।